प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। अब बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम पिछले हफ्ते से अपना ये खुसूसी प्रोग्राम बजट के हवाले से कर रहे हैं और मुख्तलिफ सेक्टर्स पर हम बात कर चुके हैं। इससे पहले हम जीडीपी ग्रोथ पर बात कर चुके हैं, आने वाले साल में जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर बात कर चुके हैं। एग्रीकल्चर पर हमने बहुत तफसील से बात की है। आज हम कोशिश करेंगे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स पर बात करें कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स का हदफ बढ़ा रहा है। अगरचे पिछले साल का जो नंबर है वो भी खुशाइंद रहा है, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान चाहता है कि $4 अरब का इजाफा करके अपना हदफ मुकर्रर करे। और इसी तरह से ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स अगर हमें बढ़ानी है तो उसके लिए जो इंपोर्ट्स हैं उसके भी बढ़ने का इम्कान है और उसका भी हदफ ज़्यादा रखा गया है। फिर साथ ही साथ हम मालियाती खसारे की, बजट खसारे की बात भी करेंगे और हम देखेंगे कि पिछले साल जो बजट का खसारा था उससे इस मरतबा खसारे में कुछ कमी वाक़ई होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे ताकि ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ख़ास तौर पर जो सेक्टर है इस पर मुकम्मल तौर पर आप बजट से पहले आगाही हासिल कर सकें और देखें कि बजट में इन दोनों शोबों में क्या होने जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अकमल हुसैन साहब मौजूद है, माहिर मुआशी उमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। डॉक्टर कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशरत हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इरफान शेख साहब आपको भी खुशामदीद, शुक्रिया। तमाम मेहमानों को मैं सबसे पहले जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, फिर ज़रा बजट खसारे पर और हमारा जो मालियाती खसारा है उस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर कैसर साहब आप ही से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मरतबा हम हदफ रख रहे हैं अपना एक्सपोर्ट का $26 अरब 80 करोड़ रखने की तजवीज़ जो है, और ये पिछले साल के हदफ से $4 अरब ज़ायद का हम हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। और इसी तरह से इंपोर्ट्स जो हैं वो $55 अरब 30 करोड़ रखने का हम हदफ रख रहे हैं, जो कि $12 अरब 41 करोड़ जो हैं वो ज़्यादा हैं पिछले साल से। आप इस हदफ को किस तरह से देखते हैं? रियलिस्टिक है? बात ये है कि हदफ तो जितना मर्जी रख लें, सवाल तो ये है कि क्या आपकी इंडस्ट्री की कैपेसिटी जो है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पे आपकी इस दफ़ा भी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं वो टेक्सटाइल से बढ़ी हैं, मगर कॉटन की जो क्रॉप है वो क्राइसिस में है और अभी भी आज की खबर भी यही है कि वो शायद कम होगी। तो आप जब इंपोर्ट करके कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे टेक्सटाइल, तो वैल्यू एडिशन तो आपने कर ली, मगर उसका एक ख़ास हिस्सा पहले आपकी अपनी कॉटन होती थी तो आपको एक ज़्यादा बड़ा उस किसान को भी मिलता था एंड सच फोर्थ। तो एक तो ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है जी कि आपकी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो खासी अच्छी हुआ करती थी। अब दुनिया ने ऑटोमाइजेशन के से फुटबॉलों पे भी आप पीछे चले गए और चीज़ों पे भी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यही हाल है कि आप लेज़र्स आ गए और आपने कोई वो उस किस्म की जिद्दत नहीं लाया। जी ये सारों में है और ये एग्रीकल्चर में भी है। मिसाल के तौर पे हमारा किनू एक्सपोर्ट हुआ करता था डॉक्टर साहब, और अब किनू में मसला ये है कि उसमें जिद्दत नहीं लाए। लोग मांग रहे हैं सीडलेस प्रोडक्ट, हमारे पास वो है नहीं, फिर हमारे पास बीमारियां आ चुकी हैं, हम जिद्दत लेकर नहीं आए, रिसर्च हमने की नहीं है और एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई। सिर्फ ये नहीं है ना सर, एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम तो और भी बहुत सारा है। वो ये है कि उसमें डिजीज़ कंट्रोल भी चाहिए आपको स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी चाहिए। एक अच्छी बात हुई है जो मैंने कल देखी है कि हमने जोग्राफिकल इंडिकेटर्स कुछ जेमस्टोन्स के और इसी तरह कुछ जीबी के फलों के और अपने दूसरे फलों के अब डिमांड किए हैं। बेटर लेट देन नेवर, शायद उससे। बट जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी एसएमईज़ हैं उनकी लिंकेजेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ बहुत ज़रूरी हैं, और अगर उनको आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे और सिर्फ ट्रेडिशनल सीमेंट बढ़ा, ठीक है, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, बट ये इसके अलावा आपकी जो सर्विस सेक्टर है जो पिछले साल में 54% थी जीडीपी की, अब शायद वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं। कितने % आपके वो एक्सपोर्टेबल हैं? आप जब तक अब सर्विस सेक्टर से और दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को आप देंगे तो ये आपकी इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मगर अगर इसी तरह रही तो जैसे अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो ये कम हो जाएगा, और अगर दुनिया के हालात खुले और बेहतर हो गए तो शायद आप। बट जो दूसरी बात है कि बिजली जो है आपकी वो इतनी महंगी है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कंपैटिबल ही नहीं रहती हैं रीजन के साथ। ईरान के साथ आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, इंडिया के साथ आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, चाइना के साथ शायद हों, अफगानिस्तान के साथ भी नहीं है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि मैं असलों के ख़िलाफ़ हूँ, बट एट द सेम टाइम आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में असले बनते हैं, आप उनको क्यों नहीं एक अम्ब्रेला के तहत
दुनिया को बेचना शुरू करते, तो वो भी आपकी बहुत बड़ी मार्केट होगी। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट हो सकती है, बट मेरा ये ख्याल है कि आप ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से बाहर निकलें। दूसरी बात जो है वो इंपोर्ट्स की है, तो नेचुरली आपने ऑयल इंपोर्ट करना है, आपने खुर्दनी ऑयल इंपोर्ट करना है, आपने मशीनें इंपोर्ट करनी है, आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, आपने कारें वो जो अब आ गई क्या होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की कार, ये इंपोर्ट करनी है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये रहेगा इसी तरह, बल्कि बढ़ेगा। कवर्ट में तो आपने थोड़ा सा कम कर लिया, तो उस ऐसे नहीं है। अब बहुत सीरियस सोचना पड़ेगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कहाँ करनी है। सही है। चलें, मैं इसी पर मैं ज़रा राय ले लूँ डॉक्टर अकमल हुसैन साहब से भी। डॉक्टर साहब, आपकी राय क्या है? जो हमने अपनी एक्सपोर्ट्स का हदफ मुकर्रर किया है, रियलिस्टिक है? और फिर ये कि जो पहले से प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसी में इजाफे के साथ हम ये हदफ अचीव करना चाहते हैं? आपके ख्याल में कोई नई डायमेंशंस को भी देखना होगा, कोई नई प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करने की तरफ सोचना होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने 2-3 मिसालें दी हैं डॉक्टर कैसर ने? जी, इस एक्सपोर्ट के मामले को जी बुनियादी तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो पिछले 70 साल से नाकाफ़ी है हाई ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। देखें ना, जब भी आप जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाते हैं तो आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं। अब आपकी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो इतनी कम रही है 70 साल से कि वो हाई ग्रोथ के जो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फाइनेंस करने के काबिल नहीं है। तो अब असल चीज़ जो देखने की है जी, वो ये नहीं है कि 4 अरब डॉलर आप बढ़ा लें एक्सपोर्ट को। देखने की चीज़ ये है कि आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ एडिक्वेटली क्यों नहीं बढ़ती। उसके लिए ये जो नई रिसर्च हुई है वो ये दिखाती है कि जो जिन ममालिक का एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो नॉलेज इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स की तरफ है, हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स की तरफ है, सिर्फ वो ममालिक हैं जो एक्सपोर्ट ग्रोथ इतनी कर लेते हैं कि वो अपनी जीडीपी ग्रोथ को सस्टेन कर पाते हैं लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। हमारे यहाँ ये मसला है कि हमारी जो नॉलेज इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं वो टोटल एक्सपोर्ट्स की सिर्फ 2% ही हैं। मलेशिया के मुकाबले के अंदर या इंडोनेशिया के मुकाबले के अंदर जिनकी के 20-25% हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी सिर्फ 2% है। तो ये बुनियादी मसला हमारा ये है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव करना है और पसमानगी से निकलना है और IMF के शिकंजों से निकलना है, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करें नॉलेज इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स की तरफ। अब ये क्यों नहीं हुई अभी तक? क्या ये तो कहते रहते हैं लोग कि जी करनी चाहिए, मगर क्यों नहीं हुई? अब बात यह है कि जिन मुल्कों ने इस किस्म की एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की है, फिलीपींस हुआ या मलेशिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, चाइना हुआ, ये तमाम वैसे इस टर्म को अगर आप आम लोगों के लिए एक्सप्लेन भी करते हैं डॉक्टर साहब, ये एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन से आपकी क्या मुराद है? ज़रा इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये है जी कि हम ऐसी अशिया बेच रहे हैं जिनकी दुनिया के अंदर मांग इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही और ना ही उनकी कीमतें अच्छी ज़्यादा हैं। तो हमें ऐसी अशिया की एक्सपोर्ट से को तब्दील करके उन अशिया की तरफ जाना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए जिनकी कीमतें भी ज़्यादा हैं और जिनकी मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो अब ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी जो एक्सपोर्ट की शरह है बढ़ने की वो इतनी कम रहेगी कि आप कभी भी अपनी जो जीडीपी ग्रोथ है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते। आप देखें ना, पिछले 70 साल से जब भी आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है, चाहे वो अयूब खान के ज़माने में बढ़ी हो या ज़ियाउल हक के ज़माने में बढ़ी हो या मुशर्रफ के ज़माने में बढ़ी हो, जब भी आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो आप देखते हैं कि 8-10 साल के बाद वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है। आपकी इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं जब ग्रोथ बढ़ती है,
जीडीपी ग्रोथ, और आपके एक्सपोर्ट्स काफ़ी नहीं होते उसको फाइनेंस करने के लिए, इसलिए आप भागे भागे आईएमएफ के पास जाते हैं। 14 दफ़ा तो हम आईएमएफ के पास जा चुके हैं इसी वजह से जी कि हम जब भी हाई ग्रोथ होती है तो आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है और फिर उसके बाद ग्रोथ को स्लो डाउन करना पड़ता है। तो अर्ज़ ये है कि अगर आपने ये महंगी किस एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना है, ऐसी एक्सपोर्ट जिनकी कीमतें ज़्यादा हैं, बढ़ रही हैं, और जिनकी दुनिया में मांग भी बढ़ रही है, तो फिर आपको नॉलेज यानी ऐसी अशिया बनानी पड़ेंगी जिनमें इल्म और तहकीक का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये इल्म और तहकीक का जो अंसर है अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर, उसको बढ़ाने के लिए आपको पूरा एक इल्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपको यूनिवर्सिटियां चाहिए जो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हों, जो बुनियादी रिसर्च कर रही हों बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर, और आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, और ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ जो कि फिर सनत के साथ लिंक अप हों। सनत जो है वो उनके इल्म और उनकी तहकीक को इस्तेमाल करने के काबिल हो। अब इस वक्त तो देखें ना कि जो जिस मुल्क ने भी पसमानगी से निकले हैं, उन्होंने पहला काम ये किया कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, चाहे वो चाइना हो या सिंगापुर हो या मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो या साउथ कोरिया हो। रिसर्च का मयार बहुत ही हमारे यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसको आप यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। तो यानी जो पहले 10 या 12 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शामिल हुआ, वही असल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बुनियादी रिसर्च कर रही होती हैं। जी। तो अब अगर आप एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं और हमने तरक्की करनी है, दूसरी तरफ आप हायर एजुकेशन के ऊपर कट लगा रहे हैं, यूनिवर्सिटियां जो भी टूटी फूटी हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप। जी हाँ सर, रिसर्च सेंटर्स बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हमने जो ट्रेडिशनल हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फूड आइटम्स की बात करते हैं, किनू की बात करते हैं, मैंगो की बात करते हैं, या हम कॉटन की बात करें, चलें एक्सपोर्ट तो छोड़िए, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो अगर इसमें ही हम पिछले 30 साल में कोई रिसर्च करके कोई जिद्दत नहीं ला सके, बीमारियों के हमलों को नहीं रोक सके, तो ये तो बहुत ही बुनियादी लेवल की चीज़ है। अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो जो आइडिया आप दे रहे हैं वो शायद अगले मरहले पर जाकर आएगा। मैं इरफान शेख साहब, अभी जो बातें हुई हैं आपके सामने, अभी डॉक्टर साहब ने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात की है, कह रहे हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए जिसमें दुनिया में डिमांड बढ़ रही है आने वाले दिनों में, और वो चीज़ें महंगी भी हैं, हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ताकि हम फ्यूचर में अपनी एक्सपोर्ट्स को वाकई उस तरह से बढ़ा सकते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। तो आप इस तजवीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या ये काबिल अमल है पाकिस्तान में रहते हुए? आप तो बराह रास्त इससे वाबस्ता हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, और सच्ची बात है कि अनफॉर्चुनेटली कि आप देखें, पाकिस्तान की तारीख देखें तो हमने तो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को ही एक उसके ऊपर महदूद होकर रह गए, और हमारा 12 से 13 बिलियन की जो एक एक्सपोर्ट हो रही थी वो भी अब हमारी कॉटन जो कम हो गई, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी इफेक्ट थोड़ा सा आएगा। तो उसकी वजह से हम उसी के ऊपर फोकस किए रखे। अब दुनिया में देखें शेयर कितना है टेक्सटाइल का, 6% टोटल। तो आप जब दूसरे देखते हैं सेक्टर, आप जैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं, प्लास्टिक में जाते हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर हमने काम ही नहीं किया, जिसके ऊपर हमने वर्किंग ही नहीं की। तो हमें हर सूरत डाइवर्सिफिकेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर अगर आगे आपका काम नहीं चलना। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप कहते हैं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। जी, जब आप एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप देखें, इस पूरे रीजन में देखें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। हम चल रहे हैं कोई तकरीबन 16 सेंट पे, बाकी जो हमारे रीजन की जितने भी है, चाइना है, इंडिया है, वो सारे वो 7 को 8 सेंट पे चल रहे हैं। तो हम उनके साथ मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, हमारा जो बिजनेसमैन है या हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी एक तकाबुल के लिए चाहिए, तो हमें फौरी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी को अपना इसके ऊपर वर्किंग चाहिए हमारी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कर तो रही है, बट मेरे ख्याल में 23 के बाद जाके कहीं हमारे पिछले मुआहदे खत्म हुए जिसमें बहुत महंगा हमने लिया हुआ था। इसी तरह आप देखें इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट ने मेहरबानी की 7% तक तो हमको ले आए, 13.25 से काबर से, लेकिन जब आप इसी तकाबल करें इस रीजन का, तो आपका मलेशिया 2% पे है, आपका चाइना 3.85% पे है, इंडिया 4% पे है, श्रीलंका 5% पे है, बांग्लादेश 5.5% पे है। तो हम अभी भी उनसे आगे हैं, हमें उसको फिर रीएड्रेस करना पड़ेगा, हमें इसको
5 से 6 के दरमियान में लाना चाहिए, ताकि चीज़ें अच्छे तरीके से हो सके और लोग अपना इसमें इन्वेस्टमेंट हो सके और लोग इंडस्ट्री में आए। गैस और एलएनजी की प्राइसेस जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है जी। अल्लाह का शुक्र है कि इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा काम किया जिसकी वजह से चीज़ें हुई, लेकिन अब आपको एफबीआर का पूरा एक स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। शौकत तरीन साहब ने कहा तो है, जो मीटिंग हुई 5 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जी हम किसी किस्म के नोटिस नहीं भेजेंगे, 1 करोड़ रुपए का डिमांड करके उसके बाद 5 लाख के ऊपर सौदा नहीं होने देंगे, नोटिस नहीं आएंगे ताकि लोग आसानी के साथ कारोबार कर सकें। बट ये अभी तक ज़मानी बातें होती आई हैं। मैं समझता हूँ कि एफबीआर को एड्रेस करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, विद होल्डिंग टैक्स इन्होंने रखा हुआ है 1% से लेके 4.5% तक। जब तक आप विद होल्डिंग टैक्स को 0 से 1% तक नहीं लेके आते, लोग नेट में कैसे आएंगे? लोगों को नेट में लाएंगे तो उसमें शामिल होंगे। अब आप जो बंदा कमा रहा है 1%, 2% प्रॉफिट पे काम कर रहा है, अब वो 4.5% में नेट में कैसे शामिल होगा? ये हमें अब इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ आए। फिर बिल्कुल सही है। हम एडवांस टैक्स पे चल रहे हैं। हाँ। दुनिया भर में एडवांस टैक्स कोई नहीं है। जी बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही है। मेरे ज़हन में एक और सवाल ये आ रहा था कि जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स का हदफ बढ़ा कर रखते हैं और पिछले कई साल से जो भी हम हदफ तय करते हैं, डॉक्टर कैस साहब आप इसको ज़रूर देखते हैं कि जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स का हदफ तय करते हैं तो हम उसको अचीव ही नहीं कर पाते। तो जब हम अपना हदफ बढ़ा कर तय करते हैं तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स भी लेते हैं कि हम अपना हदफ $4-8 का बढ़ा रहे हैं तो हम इसके लिए ये एफर्ट्स करेंगे जिसकी वजह से ये $4-8 को अचीव करके हम अपना टारगेट हासिल कर पाएंगे? हम तो अपने प्रीवियस टारगेट पर नहीं पहुंच पाते और हम अगला हदफ बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए करते क्या है डॉक्टर कैस साहब? देखें, बात यह है जी कि मेरा ये ख्याल है कि और डॉक्टर अकमल शायद एग्री करें मेरे से कि चंद लोग बैठ के ये फैसला कर लेते हैं कि पिछली दफ़ा इतना था 10% बढ़ा दो या 5% बढ़ा दो। रियलिटी जो है और जो बातें हमारे दोनों सीनियर दोस्तों ने की हैं वो बड़ी करेक्ट हैं कि रियलिटी में आपकी देखें, बात यह है कि सिर्फ बिजली नहीं है, ये आपके चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी लोएस्ट इन द रीजन है, लेबर प्रोडक्टिविटी लोएस्ट इन द रीजन है, एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेशन लोअर इन द रीजन है, रिसर्च नहीं है, आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाहर से मंगवानी पड़ती है अगर करनी है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं और गवर्नमेंट अपना हिस्सा भी डालती है। मिसाल के तौर पे अभी 1 आध महीने पहले जिन लोगों ने अपनी रिसर्च पेपर्स पे पैसे कमाए थे उनको एफबीआर ने खत लिख दिया कि जी इतने डॉलर आपने लाए हैं, इसमें आपने टैक्स नहीं दिया। तो आप फैसला करें ना कि आप करना क्या चाहते हैं। लोगों को अगर ये जो वैल्यू एडिशन या नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं तो जिसना डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो उस पर फिर आपको मराहतें देनी पड़ेंगी। यही आपके दूसरे एक्सपोर्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट पे आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट पे आपको टैक्स उड़ाना पड़ेगा एंड सच फोर्थ। ये जो हदफ है ना जी, बात ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है ना, चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी एडवाइजेस पे या चैम्बर्स की एडवाइजेस पे तो चल जाता है, मगर जो लाहौर और कराची और इस्लामाबाद के अलावा जो चैम्बर्स हैं, मुझे नहीं पता कि उनको पूछा जाता है कि जी आप जो हैं कितनी कैपेसिटी है। अब सवाल ये है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, आपने क्या पिछले 5 सालों में नई इंडस्ट्री लगते देखी है इस मुल्क में? आपने तो उसी इंडस्ट्री ने अपनी कैपेसिटी पे एक्सपोर्ट करनी है। आपने क्या जो मैंने शुरू में बात की, एसएमईज जो हैं उनको लिंकअप किया है इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ, उनको जो आप कर्जे दिलवाना चाहते हैं क्या उसकी आसानी हुई है? ये आपने देखा है? सो येस, आई एग्री डॉक्टर साहब के साथ कि हमारी यूनिवर्सिटियां उस लेवल पे रिसर्च नहीं कर रही। उसकी एक और वजह भी है कि वो जो स्टाफ स्कूलों से आता है वो बिल्कुल रिडंडेंट है, उसी ने फिर आगे टीचर्स भी बनना है, उसी ने आगे रिसर्चर्स भी बनना है। तो हम ये सही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिसर्च बेस्ड होंगे, मगर बहुत कम परसेंटेज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जी हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने लिंकेजेस करनी है, जिसने डिवर्सिफिकेशन करनी है, जिसने इन हदफ को पूरा करना है, तो इनका ख्याल है कि यही सीमेंट और यही
टेक्सटाइल जो है शायद ये हदफ पूरा कर लेगी। तो सिर्फ सीमेंट और इस पे टेक्सटाइल पे आप कितना बोझ डालेंगे, जबकि टेक्सटाइल के मैं डॉक्टर साहब के साथ मुत्तफिक हूँ, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं डॉक्टर साहब से मुत्तफिक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि देखिए इसमें इस तरह से है कि अब पाकिस्तान जितने भी आपके फार्मा के इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉल्ट हैं, वो हम यहाँ तो चाइना से मंगवाते हैं, यहाँ मंगवाते हैं इंडिया से। जो इंडियन डिपेंडेंसी जो है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए। अब ये APIs के लिए यहाँ पे नया कानून हमने उनसे कोशिश की कि इसको बनना चाहिए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले और वो यहाँ पे कर सकें। और जो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं बनेगा उसके ऊपर आप ठीक है, उसके ऊपर एजेंसी करके उनको आप सस्ता कर दें, जीरो पे ले आए। बट जो यहाँ पे बन रहा है उसके ऊपर आप करें ताकि हम अपने तौर पे इसको कर सकें। देखिए हम 35% इंडिया से मंगवाते हैं, 55% चाइना से मंगवाते हैं। अब ये APIs का यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला है, क्योंकि मैं तो इसमें पूरी तरह से शामिल हुआ जाके, तो उस चीज़ को एक डिले किया जा रहा है कि इसको देखा जाएगा। ये जब तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को इसको आगे आप प्रमोट नहीं करेंगे, नए जो आपके हैं फील्ड उनको नहीं लेके आएंगे, तो आप कितनी देर तक टेक्सटाइल के ऊपर रिलाई करते रहेंगे, कितनी देर तक आप अपना एक राइस के ऊपर करते रहेंगे। हम राइस भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम जब तक हम नए रास्ते तलाश नहीं करते एक्सपोर्ट बढ़ाने के, तब तक हमारा मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। इसी तरह से मैं ये कहता था कि वैल्यू एडिशन हम टेक्सटाइल में भी करते हैं, तो उसमें भी हमारी वैल्यू एडिशन नहीं, हम बेसिक बना के बेचते हैं, तो इसके ऊपर भी काम नहीं हुआ। रिसर्च नहीं है, फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसके पास डाटाज हों, तो ना कोई इसके ऊपर काम किया गया। इसके ऊपर हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, प्राइवेट, पब्लिक और अपना जो है ना गवर्नमेंट के साथ मिलके आपस में इसको बनाने पड़ेंगे, थिंक टैंक बनाने चाहिए ताकि चीज़ें आगे चलें। हम नए फील्ड्स तलाश करें, नए रास्ते तलाश करें। पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं, जेम्स हैं, जूल्स हैं, हमने उसके ऊपर काम नहीं, हमने कटिंग हमारे यहाँ नहीं होती, रॉ मटेरियल में सब जाता है, वहाँ पे जाके उसको बेचते हैं वैल्यू एडिशन करके। हम तो वो नहीं कर सके जो हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें इन सारी चीज़ों को अब नए सिरे से देखना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए इसके ऊपर, इसकी रिसर्च के ऊपर भी आप कुछ मुख्तस करें ताकि चीज़ें आगे बेहतर हो सकें। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर अकमल साहब, ये जब हम बात करते हैं और गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हमने इंटेंशनल एफर्ट की है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए, उन्होंने कहा जी माजी में जो मसाइल चल रहे थे ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, हम इसको इंपोर्ट बेस से निकाल कर एक्सपोर्ट बेस्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपके ख्याल में, आपके ऑब्जर्वेशन में क्या इंटेंशनल एफर्ट्स हुई हैं कि हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए? जी, इसके लिए 3 इक़दाम की ज़रूरत है जी। पहला तो मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया कि हमें ऐसे अशिया बना के एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है जिसमें इल्म का और तहकीक का अंसर ज़्यादा हो और जिनकी कीमत उसके नतीजे में ज़्यादा होती है। उसके लिए ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, इसको 5-10 साल लगेंगे इस तरफ जाने के लिए, मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फौरी तौर के ऊपर हम अपनी कम से कम एक तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दें। एक ही बना लीजिए, अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नहीं है जिसको आप सही मानों में यूनिवर्सिटी का नाम दे सकें। अच्छा, दूसरा जो कदम हम उठा सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में उसको हमें एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाएगा, वो ये हमारी जो ज़रायत है ना जी, ज़रायत में भी हम ऐसी चीज़ें, जैसे अभी स्पीकर फरमा रहे थे मेरे कॉलीग, ज़रायत में भी हम ऐसे अशिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही प्राइमरी गुड्स हैं, जैसे राइस को एक्सपोर्ट कर दिया या कॉटन को एक्सपोर्ट कर दिया। ज़रायत में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं हाई वैल्यू गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। मसलन आप सारी दुनिया में ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये इस्तेमाल करती है ख़ास किस्म के हर्ब्स, और इसके लिए सीड्स, स्पेशलाइज्ड सीड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत है। उन सीड्स की प्रोडक्शन जो है ना वो उसकी तरफ आप जाएं। दूसरा ये है कि आप का मुल्क जो है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। पाकिस्तान जो है ना ये दुनिया के वो ममालिक जो दूध बनाते हैं उनमें 5वां मुल्क है, सबसे बड़ा मुल्क है। और दूध ऐसी चीज़ है जो कि हम एक
ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं जियो स्ट्रेटिजिकली, जिसमें हमारे मगरिब में भी दूध की ज़रूरत है, हमारे मशरिक में भी दूध की ज़रूरत है, और ऊपर सेंट्रल एशिया में भी दूध की ज़रूरत है। तो आप अगर अपने दूध की प्रोडक्शन को डबल कर देते हैं तो आपकी आप एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ चले जाएंगे। ये दूध की उसको अगर प्रॉपरली प्रोसेस करें, रेफ्रिजरेट करें, और यहाँ उसको पैकेजिंग का इंतज़ाम हो, टेट्रा पैक के अंदर, तो आप एक्सपोर्ट बेस्ड की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में हमारा लाइफ स्टॉक की बड़ी पॉसिबिलिटी है। आप लाइफ स्टॉक का मतलब ये हुआ कि गोश्त आप प्रोसेस कर सकते हैं, कैन कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, पैकेज करके सारी दुनिया के अंदर आप गोश्त को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे जो फल और सब्जियां हैं वो दुनिया की, अल्लाह ने हमें बहुत आला सॉइल दी है और 5 दरिया दिए हैं उनको इरिगेट करने के लिए। तो ये हमारे मुल्क में जो फल और सब्जी की क्वालिटी है ये दुनिया का में कहीं नहीं है, आप देखेंगे जी। तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, बजाय ये कि हम शुगर केन प्रोड्यूस करते रहें, जो कि एक क्रॉप होता है सारे साल में और पानी इतना ज़्यादा ले लेता है, जो कि जिसकी किल्लत है। आप बजाय शुगर केन की तरफ जाने के आप इस तरफ आए जिसकी बड़ी हाई वैल्यू है इन अशिया की, उनको आप प्रोड्यूस करें और उनको एक्सपोर्ट करें। तो ये एग्रीकल्चर भी एक इसी तरह आप मिल्क के प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इंडिया कर रहा है वो अमूल के तहत, यानी बटर और आइसक्रीम और इस तरह की चॉकलेट्स, प्रोसेस फूड जो है वो भी आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट की जा सकती हैं? बिल्कुल सही है। और आप तीनों की राय से जो करो वो ये कि हमें एक्सपोर्ट्स के लिए नए एवेन्यूज़ देखना होंगे। हमें जो चीज़ें पहले से एक्सपोर्ट हो रही हैं उस पर मज़ीद बोझ डालकर या एक्सपेक्टेशंस लगाकर हम अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें नए एरियाज़ देखने होंगे कि कौन कौन सी नई चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें कैसे स्मार्टली इजाफा किया जा सकता है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं बजट खसारे की, और हम देखते हैं कि क्या इस मरतबा जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, इस मरतबा जो बजट खसारा है वो कम रहेगा और इसमें हुकूमत का क्रेडिट कितना बनता है और हुकूमत की एफर्ट्स क्या शामिल रही हैं। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे इरफान शेख साहब एक चीज़ बताइएगा ज़रा एक्सपोर्ट्स के हवाले से, फिर मैं डॉक्टर कैस साहब के साथ ज़रा बजट खसारे पर बात करता हूँ और डॉक्टर अकमल साहब से भी। मुझे ये बताइए सर कि अभी जो हमारी एक्सपोर्ट्स रही हैं पिछले साल में, जिसका गवर्नमेंट कहती है कि हमने जी बड़ा अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं, ये कोविड की वजह से हादसाती था आपके ख्याल में या हुकूमत की इसमें इंटेंशनल एफर्ट्स नहीं हैं? एक तो ज़ाहिर है वो एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट ने रिफ़ंड किया है, उससे वो गवर्नमेंट कहती है कि हमने रिकॉर्ड जो है वो पेमेंट्स किए हैं एक्सपोर्टर्स को, उसकी वजह से उनकी हौसला अफजाई हुई है। आप फैक्टर्स क्या देखते हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में कुछ बेहतरी आई है? इसमें एक्चुअली इस तरह से है कि कुछ अल्लाह की मदद भी आई है और कुछ गवर्नमेंट ने वाकयातन गवर्नमेंट ने काम किया है। देखिए टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारा मेन सेक्टर था उसी के ऊपर उन्होंने फोकस करते हुए उनको इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा मार्जिन दिया, बाकी चीज़ों में भी उनको रिलीफ दिया, जिसकी वजह से इसका एक पूरा इफेक्ट आया है। और जो अपने स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी लेके आया कोविड की वजह से, वो बड़ी अच्छी पॉलिसी थी जिसका एक खातर हुआ इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको एक्सपोर्ट में हमारी बेहतरी। लेकिन मैं एक बात जो आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हमने इग्नोर किया हुआ अभी तक, हलाल फूड। हलाल फूड $1 ट्रिलियन की अपना एक ट्रेड है, $1 ट्रिलियन की, और पाकिस्तान इसमें 0.4 बिलियन पे है। मतलब है कि हम बहुत ही पीछे। हालांकि इसमें देखिए आप जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें आप देखिए नॉन मुस्लिम कंट्रीज ना वो आगे हैं। इंडिया मिसाल के तौर पे आपका 13 इंडिया कर रहा है कोई तकरीबन 12.67 के करीब बिलियन की वो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था। इस तरह अमेरिका 12.680 कर रहा था। आपका ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो कर रहा है 13.15 के। तो हमने तो इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया, ना हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, ना हमने हलाल फूड के ऊपर फोकस किया। ये दोनों चीजें हम कर सकते थे और हो सकती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सेक्टर की तरफ तवज्जो दिलाई है
बिल्कुल सही, आपने कहा 0.4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं और ये 1 ट्रिलियन की कैपेसिटी है जो हम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर जरूर फोकस करना चाहिए। तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जितनी टारगेट रखा गया इससे तो कई गुना ज़्यादा टारगेट रख सकते हैं और अचीव कर सकते हैं अगर हम फोकस करते हैं। ज़ाहिर पॉलिसी बनाते हैं, कुछ टाइम इसमें लगेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ डॉक्टर कैसम साहब ये बताइए कि बजट 2020-21 का जो था वो 34 खरब और 37 अरब खसारे का बजट था, और जो आइंदा माली साल का बजट है ये बजट खसारा तकरीबन 31 खरब और 54 अरब रुपए का मुतवक्के है। आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए इन फिगर्स को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, बात यह है कि बजट को जब आप परसेंटेज में लेके जाते हैं तो ये जो अभी ख़त्म हो रहा है बजट, इसका 41% तो आप 6% का रखा गया बजट खसारा इसमें। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 41% तो आप इस बजट में पुराने कर्जों के सूद वापस कर रहे थे, तो अगर उसी को कम कर दें तो आपके पास बहुत पैसा बच जाता है। सही। फिर डिफेंस था, फिर पेंशन्स थी, और सिविल हुकूमत को चलाने के लिए 7% था और डेवलपमेंट के लिए शायद 9% है। अब आप इस दफ़ा डेवलपमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, 0.9 से 2 समथिंग ट्रिलियन पे लेके जाना चाहते हैं, तो नेचुरली आपने बढ़ाना है। आपने इस दफ़ा तनख्वाहें जो पिछली दफ़ा नहीं दी थी उसको भी बढ़ाना है, आपने डिफेंस भी बढ़ाना है, और आई होप कि कर्जे जो वापस करने हैं उसको कम करेंगे तो शायद आपका घर चले एंड सच। आपने एजुकेशन और हेल्थ स्पेशली कोविड-19 पे भी बहुत जोर देना है जी। तो नेचुरली वो उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, बट सवाल ये है कि ये आना कहाँ से है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से आना है तो फिर आपकी वो जो दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं कि गरीब आदमी का घर भी नहीं चलेगा और इन्वेस्टर भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसकी कम नहीं आएगी। और अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो फिर ही आपका काम चलेगा, और वहाँ से मेरा ख्याल है कि 1 बिलियन का खसारा हुआ है अभी भी। अच्छा, जो भी पैसे आए हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आए हैं ज़्यादातर, और 1 ट्रिलियन आया है शायद टैक्सेस। सो वो हुजम तो आप बढ़ा लें, मगर अगर आपने जिस तरह 1 ट्रिलियन रखा हुआ था बैंक बोरोइंग से, अगर उसको बढ़ा दिया तो वो भी फिर वही होगा कि आपने अगले बजटों में उसको वापस करना पड़ेगा। सो रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को भी पर्पसफुल होना पड़ेगा। ये नहीं है कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट जो है काम कर नहीं रहे लोग, और उनकी तनख्वाहें भी आप बढ़ाते जाएं और आप अपने खर्चे भी बढ़ाते जाएं और पर्क्स भी उनके ज़्यादा देते रहें। सो आपकी बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनको आपको ठीक करना पड़ेगा, और शायद इस बजट को आपने ज़्यादा इकोनॉमिक ओरिएंटेड और पॉवर्टी एलिविएशन ओरिएंटेड। सही है वो, मगर एक मसला और भी है ना, इलेक्शन का भी, तो इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तो वो उसको चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली जी ये इलेक्शन बजट अनाउंस करती हैं। इसीलिए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छा होता है कि कहीं आके तो गवर्नमेंट जो है आवाम के लिए कुछ काम करना शुरू करती हैं। तो आई होप कि ये 2 सालों में कुछ तो करें। अच्छा डॉक्टर अकमल साहब, अब आज जो है ना वो इक़्तिसादी काउंसिल का जो है वो इजलास भी हो रहा है, और उसमें मुख्तलिफ तरह के जो अहदाफ रखे जाएंगे उसमें मंजूरी दी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब इसमें वफाकी बजट, तरक्याती बजट जो है वो 900 अरब का रखे जाने की तवक्को है, और सूबों का जो तरक्याती बजट है वो 1235 अरब रखे जाने की तजवीज़ है, और इसी तरह से जो टैक्स वसूलियों का हदफ है वो 5829 अरब रुपये मुकर्रर हो रहा है। इस मरतबा हम अपना टारगेट 46-4700 का तकरीबन वो अचीव नहीं कर पाए, और कोई 4400 के करीब शायद हम कर पाएंगे। तो ये 5829 अरब का मुकर्रर किया जा रहा है। तो आप इन फिगर्स को किस तरह से देख रहे हैं जो आज इनकी मंजूरी दी जाने वाली है? देखिए जी, ये भी जो अब बजट का खसारे का जो सोच है ना, ये हमने काफी देर से IMF के सोच के ढांचे में फंसे हुए हैं, और उससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है और गरीब को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमें ये समझना चाहिए कि बजट का खसारा बजाते खुद उसमें कोई खराबी नहीं है। आपका इस वक्त 7% GDP के आप बेशक 9% GDP पे ले जाए, 9.5% पे ले जाए। बात यह है कि वो खसारा किस वजह से हो रहा है। अगर तो आपका प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, अगर आपने, जैसे मैं अर्ज किया, अपनी सनत और अपनी ज़रायत के अंदर इन्वेस्ट करके वो खसारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर वो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी GDP ग्रोथ बढ़ेगी, और GDP ग्रोथ बढ़ने के नतीजे में रेवेन्यूज भी खुद ब खुद बढ़ जाएंगी,
तो इसलिए वो जो आज आपको बजट का खसारा ज्यादा लग रहा है, कल वो कम हो जाएगा। सही। यही चीज चाइना ने की, यही चीज मलेशिया ने की। देखे ना, जो भी मुल्क तरक्की करते हैं वो बजट का खसारा प्रोड्यूस करके तरक्की करते हैं ना। तो ये परेशानी की बात नहीं है बजट खसारा, अनटिल अनलेस कि आप उस कुछ तरक्याती मंसूबे ला रहे हैं। हाँ, बात ये है ना कि मुझे ये बताएं जरा, ये IMF वाले जो आपको कहते रहते हैं कि आप बजट का खसारा कम करें, उनसे आप ये पूछें जरा कि जब यूरोप तबाह हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो उनका जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था जिसमें कि वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था और IMF ने सपोर्ट किया था, उसमें तो बजट के खसारे की बुनियाद पे तो रिकंस्ट्रक्शन हुई उनकी और उनकी इकोनॉमी ने तरक्की की। तो वो नुस्खा पाकिस्तान के लिए भी लागू होना चाहिए। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त हमें बजट के खसारे का फिक्र नहीं करना चाहिए। हमें फिक्र दो चीजों का करना चाहिए कि हम ऐसे अखराजात करें जिससे ग्रोथ बढ़े और ऐसे अखराजात करें जिसके जरिए गरीबों की बेहतरी हो। गरीबों की बेहतरी के लिए क्या चीज जरूरी है? सेहत और तालीम। इसके ऊपर आप खर्च करें, बेशक जितना मर्जी बजट का खसारा बढ़ जाए, लेकिन अगर आप सेहत और तालीम पे पैसे खर्चेंगे और दूसरी सनतों पे और ज़रायत के ऊपर पैसे खर्चेंगे तो इसके नतीजे में आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जब होती है तो आपका रेवेन्यू खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो ये हमें जो पुरानी और दकियानूसी और एक नाकस सोच है ना IMF की, उससे मेरी इल्तिजा है कि काइंडली उससे निकलें आप। एक नहीं तो उसके लिए फिर IMF प्रोग्राम से निकलना पड़ेगा ना डॉक्टर साहब, या हम कन्विंस कर लें फिर IMF को? दो बातें हैं, देखिए मेरी बात सुनिए जी। एक ये है कि आपको IMF के साथ नेगोशिएट करने की सलाहियत नहीं है आपके पास। आपके जो इकोनॉमिस्ट आपने टीमों के अंदर रखे हुए हैं, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई बहुत अच्छे भी हैं, ज्यादातर आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उनकी वही सोच है जो IMF की है, तो उनसे नेगोशिएट उन्होंने क्या करना है। अब ये आपके शौकत तरीन साहब ने बात बहुत आला की कि जनाब हमें हमारी गर्दन दबा रहे हैं IMF वाले, हमने इस किस्म का प्रोग्राम हमें नहीं चाहिए जो मुल्क की गर्दन दबा दे। ठीक, हमें सांस लेने की इजाजत होनी चाहिए। तो सांस लेने का मतलब ये है कि आप बजट का खसारा बेशक बढ़ाएं मगर गैर जरूरी अशिया के ऊपर ना करें। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती तजावीज़ का। डॉक्टर कैसर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। इरफान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।